कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई, और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। एपिसोड 41। किया के पापा। शाम का वक्त था, डिनर का टाइम होने वाला था। किया विवान के साथ लिविंग हॉल में बैठी हुई थी। विवान किया को अपने बारे में बहुत कुछ बता रहा था, पर किया चुपचाप उसकी बातों को ध्यान से सुन रही थी। वो उसकी बातों को हाँ और ना में जवाब दे देती थी। विवान बहुत कुछ किया के बारे में जानना चाहता था कि उसकी बहन कैसी है, पर अब तक उससे बातें करते हुए विमान को ये तो समझ में आ गया था कि उसकी यह छोटी सी प्यारी सी बहन ज्यादा बातें नहीं करती है। इस वजह से विमान उसे अभी परेशान नहीं करना चाहता था। वह जानता था कि अभी उसकी यह प्यारी बहन थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही होगी। थोड़े दिनों यहाँ घुल मिल जाएगी तो वह उसके साथ भी वैसे ही बातें करेगी जैसे बाकी के सारे भाई बहन बातें करते हैं। विवान को हमेशा से अपने लिए एक छोटी बहन चाहिए थी, जिसे वो करे अपने साथ लेकर घूम और उसकी छोटी बड़ी हर विश को पूरी करे। वह अपने दोस्तों को देखकर बहुत ही ज्वेलस महसूस करता था, और आज जब उसके पास एक बहन आ गई है जो उसे ढेर सारी बातें करेगी और उसके साथ घूमेगी, तो वह अपने दोस्तों के सामने शो ऑफ करेगा। यही सब बातें विवान के दिमाग में घूम रही थी और वह अपनी इस प्यारी बहन को हर तरह से खुश करने की कोशिश कर रहा था, जिससे वो उसके साथ अधिक से अधिक बातें करे। पर उसे क्या पता था कि यह जिसे वह प्यारी सी छोटी बहन समझ रहा है, वह तो उम्र में उसे बड़ी है और वो कोई प्यारी सी नहीं बल्कि एक खतरनाक माफिया है। विवान उसकी मासूमियत देखकर उससे कहता है कि किया, तुम यहाँ बिल्कुल परेशान ना होना, और अगर कोई भी तुम्हें परेशान करे तो तुम मुझे बताना। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और उन सबको भी पनिश करूंगा जो लोग तुम्हें परेशान करेंगे। किया अपने इस भाई के इस तरह के डिजास्टर को देखते हैं तो उसे बहुत अच्छा लगता है। वह सोचती है कि यह मुझे छोटा होकर भी मुझे प्रोटेक्ट करने की इच्छा रखता है। ये भाई तो सच में दिलचस्प है और वाकई में यह मेरा प्यारा भाई हो सकता है, जिसे मेरी अभी से इतनी ज्यादा परवाह हो रही है। मुझे भी इसके साथ अच्छे से व्यवहार करना पड़ेगा, वरना इस बेचारे का मासूम सा दिल टूट जाएगा। यही सब सोचकर किया उसे हाँ में सर हिला देती है और कहती है, ठीक है भाई, अगर कोई मुझे परेशान करेगा तो मैं आपसे बता दूंगी। उसकी बातों को सुनकर विवान तो जैसे आसमान में ही उड़ने लगा। वह इतना ज्यादा खुश लग रहा था कि मानो उसे कोई खजाना मिल गया हो। वह तो दिल ही दिल में सोच रहा था कि अपनी इस बहन से मैं सबसे पहले मिला हूँ, इस वजह से यह मेरी बहन सबसे ज्यादा मुझे ही प्यार करेगी। अभी किया और विवान दोनों बातें ही कर रहे थे कि बाहर से कोई अंदर आता हुआ आवाज दे रहा था, राजश्री, राजश्री कहाँ हो? मेरी प्यारी बच्ची कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। मेरी आंखें उसे देखने के लिए तरस रही है। यह आवाज बहुत ही खुशियों भरी थी। किया की पीठ उसे व्यक्ति के तरफ था, इसलिए किया जैसे ही अपना सर घूमकर देखती है, वहां एक लंबी चौड़ी पर्सनैलिटी का एक बेहद ही हैंडसम व्यक्ति खड़ा था। उसका ऑरा काफी पावरफुल लग रहा था। रंग बिल्कुल सफेद था, हल्के ब्राउन बाल थे, देखने में कुछ 47-48 साल का लग रहा था। इस आवाज को सुनकर राजश्री जी जल्दी से किचन से बाहर आती हैं और वो उसे तरफ देखने लगती है जहां से यह आवाज आ रही थी। यह आवाज और किसी की नहीं बल्कि किया के पापा राजेंद्र रघुवंशी की थी। जैसे ही उन्हें पता चला कि किया घर आ गई है, वो जल्दी जल्दी से अपने घर पहुंच जाते हैं।
राजश्री जी बहुत ही प्यार से किया की तरफ इशारा करके अपने पति को दिखाती हैं। उनके इशारे को समझकर जब राजेंद्र जी उसे और देखते हैं तो वह देखते हैं कि वहाँ एक 15-16 साल की छोटी सी प्यारी बच्ची बैठी हुई है। देखने में वह काफी ज्यादा मासूम लग रही थी। उसके पापा जैसे ही किया को देखते हैं, उनकी आंखों में आंसू की कुछ बूंदें आ जाती है और वह थोड़ी देर तक किया को एक तक ही देखे जा रहे थे। वह देख सकते थे कि चकिया का चेहरा बिल्कुल उनकी वाइफ पर गया हुआ है। वैसे ही आंखें, वैसे ही नाक, वैसे ही उसका गोल सा मासूम सा चेहरा। वह बिल्कुल अपनी माँ पर ही तो पड़ी है, पर थोड़ा सा उसके आंखों का रंग भरा है। अब इन्हें क्या पता कि किया इस वक्त आई लेंस लगाई हुई थी। वह किया को देखते हुए किया की तरफ बढ़ जाते हैं और किया के पास जाकर बड़े ही प्यार से किया के सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, मेरी बच्ची तुम कैसी हो? तुम्हें देखने के लिए ये आंखें तरस गई थी। हमने तो कल्पना ही छोड़ दी थी कि कभी हम तुम्हें दोबारा देख पाएंगे। सोचा नहीं था कि तुम हमें एक दिन ऐसे मिलेगी मेरी प्यारी बच्ची। पता नहीं तुम्हें कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा होगा। इतने वक्त तक तुम हमारे बिना कैसे रही होगी। इतना कहते ही उनके आंखों से झर झर कर आंसू बहने लगते हैं। वह इंसान जो दुनिया के लिए एक पावरफुल इंसान है, एक डेविल है, जिसने कभी आंसू नहीं बहा थे, वह आज अपनी इस मासूम सी बच्ची को देखकर इतनी ज्यादा भावुक हो जाते हैं कि वह चाहकर भी अपने आंखों से आंसू को नहीं रोक पाते हैं। वह मन ही मन भगवान को धन्यवाद कहते हैं कि आज उनकी बच्ची उनके सामने थी। पर वो किया को देखते हुए अभी मन में यही सोच रहे थे कि उनकी बच्ची गांव में रहकर कितने ज्यादा कष्ट में जीवन को बिताया होगा। किया को देखकर ही पता चल रहा था कि वह कितना काम करती होगी। जहां तक राजेंद्र जी ने किया के बारे में पता लगाया था तो उसे बताया गया था कि पहले वह कपूर खानदान में रहती थी, लेकिन जैसे ही कपूर खानदान को उनकी बेटी तारा कपूर मिलती है तो वह किया को वहां से गांव भेज देते हैं। उससे पहले किया काफी ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन जैसे ही गांव गई वह किस तरह की जिंदगी जीती थी ये किसी को नहीं पता था। बस लौटकर आई तो जो सामने है वह सब दिखाई दे रहा था। ये सब सोकर राजेंद्र जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था मन की कपूर खानदान को उनकी बेटी मिल गई थी तो क्या वह इतने गरीब थे कि एक नन्ही सी बच्ची को अपने साथ नहीं रख सकते थे और उसे तकलीफ भरी जिंदगी जीने के लिए गांव में भेज दिया। ये सब सोच सोच कर ही उनका दिल दर्द कर रहा था। लेकिन अब जब उनकी बच्ची उनके पास आ गई है तो उन्होंने सोच लिया है कि वो उन्हें दुनिया की हर खुशी देंगे। वह किया को देखे जा रहे थे और अपने मन में इन बातों को सोच रहे थे। किया एक तक अपने पापा को देख रही थी, अपने पापा के हाथों को स्पर्श पाकर आज किया को सच में ऐसा लग रहा था कि पापा कैसे होते हैं और पापा का प्यार कैसा होता है। विकास कपूर ने तो कभी किया को मारा पीटा नहीं था, लेकिन फिर भी कभी इस तरह से कभी उसे प्यार भी तो नहीं किया था जिससे किया उनके प्यार को महसूस कर सके। किया एक तक अपने पापा को देख रही थी। वह देख रही थी कि कैसे यह इंसान उसे देखकर भावुक हो रहा है और उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। किया उनके दर्द को समझ सकती थी। आखिर में वही दर्द तो अपने माँ बाप से अलग होकर किया ने भी कहा था। किया कुछ नहीं कहती, बस धीरे से खड़ी होकर वह अपने पापा के सीने से लग जाती है। उसके ऐसा करने से उसके पापा को तो मानो दुनिया की हर खुशी मिल गई। आज वो प्यार से उसे अपने गले लगा लेते हैं और उसके सर को प्यार से सने लगते हैं। आज जाकर उनकी आंखों में एक सुकून था। पिछले 18-19 सालों से उन्होंने सुकून के 2 पल भी न दिए होंगे। जो सुकून आज उन्हें किया के गले लगने से महसूस हो रहा था वह उसे पाल को याद करने लगते हैं। जब उनकी बीवी की डिलीवरी हॉस्पिटल में हुई थी और उनके बच्चे को कोई चुरा ले जाता है और उसकी जगह पर एक मरा हुआ बच्चा रख जाता है। ये लोग भी उसे ना पहचानते, पर किया के राइट कंधे पर बना एक फूल का निशान था। वह तब बहुत ही छोटा सा निशान था, लेकिन फिर भी साफ साफ पहचाना जा सकता था कि वह एक प्यारा सा छोटा सा फूल है
जो किया की त्वचा बहुत ज्यादा सफेद होने की वजह से रेड कलर का दिख रहा था और जब किया पैदा हुई थी तो थोड़ी देर के लिए उसकी माँ के हाथों में किया को दिया गया था। तभी उसकी माँ ने उसे निशान को देखा था, लेकिन जब डिलीवरी होने के बाद वह दर्द के वजह से बेहोश हो गई थी। उसे 5 घंटे के बीच में किसी ने किया को उसे मरे हुए बच्चे से चेंज कर दिया था और उसके बच्चे को वहां से कहीं दूर कर दिया था। और जब डॉक्टर ने बताया कि वो बच्चा पता नहीं कैसे पैदा तो जिंदा हुआ था लेकिन बाद में अपने आप ही मर गया, ये सुनकर तो किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। और जब किया की माँ ने रोते हुए अपने बच्चों को अपने गोद में लिया तो उसे बच्चों को देखकर वह तुरंत समझ गई कि यह उसका बच्चा नहीं है। उसने तुरंत उसे जगह को देखा जहां वह निशान था, पर वहां अब कोई निशान नहीं था। इस बात को उसने तुरंत राजेंद्र जी को बताया। अब इन लोगों को सब समझ आ चुका था कि किसी ने उनके बच्चे को चुरा लिया है। वह जान चुके थे कि यह काम उनके किसी बड़े दुश्मन का है, लेकिन अब वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इस वजह से उसने इस बच्चे को सब जगह ये बताया कि उनका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, क्योंकि वह जानते थे कि अगर वह इस बात को उजागर करेंगे कि यह उनका बच्चा नहीं है तो उनका दुश्मन जरूर उनके बच्चे को मार डालेगा। लेकिन अगर वह इस बात को सब जगह फैला देते हैं कि यह बच्चा उनका है और मरा हुआ पैदा हुआ, तो हो सकता है उनका दुश्मन शांत हो जाए और वो यही समझे कि इन लोगों को कुछ भी पता नहीं चला और वो उनके बच्चे को जान से ना मारे, जिससे आज नहीं तो कल वह अपने बच्चों के बारे में पता तो लगा ही लेंगे। यही सब सोकर उसे वक्त वह लोग शांत हो गए और बड़े ही खामोशी के साथ किया को ढूंढना बिहारी रखा था, पर उनका दुश्मन बहुत ही ज्यादा शातिर था। उसने उसके बच्चे को किसी और के बच्चे से बदल दिया, जिसकी वजह से उन्हें आज तक अपना बच्चा नहीं मिल पाया था। लेकिन आज उनकी प्यारी सी बच्ची उनके सामने थी। यही उनके लिए सबसे बड़ी बात थी। वो किया को अपने गले से लगाए हुए थे। तभी किया की माँ कहती है कि अब दोनों बाप बेटी का प्यार हो गया हो तो चलो आओ जाकर डिनर कर लो। किया बेटा भी काफी देर से यहाँ बैठी हुई है, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं खाया, जरूर उन्हें भूख लगी होगी। इतना सुनते ही उसके पापा प्यार से किया को डाइनिंग टेबल की तरफ ले जाने लगते हैं। डाइनिंग टेबल पर सारे डिश लगे हुए थे। वह सब किया की पसंद से उसकी माँ ने किया से पूछकर बनाया था। किया के पाप किया को ले जाकर बीच की चेयर पर बैठा देते हैं और जल्दी से उसके एक साइड पर बैठ जाते हैं। तभी किया की माँ जाकर उसकी दूसरी साइड पर बैठ जाती है। ये देखकर तो विवान का मुंह ही बन जाता है, क्योंकि विवान अपनी बहन के साइड बैठकर खाना खाना चाहता था, पर अब वो कुछ नहीं कर सकता था। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अपने बड़े पापा और बड़ी मम्मी को देखा है और कहता है कि यह क्या मम्मी, मुझे तो किया के बगल बैठना था। उसकी बातों को सुनकर उसके पापा और मम्मी दोनों उसे देखकर मुंह चिढ़ाते हुए हंसने लगते हैं और किया की मम्मी अपने हाथों से किया के प्लेट में सर्व करने लगती है। किया के पापा भी कुछ डिश को उठाकर बेटा इस खाओ, या बहुत ही अच्छी डिश है, ऐसा का करके किया के प्लेट में हर एक डिश जल्दी जल्दी रखने लगते हैं। वो सोचते हैं कि कहीं राजश्री जी उनसे ज्यादा ना किया को खाना खिला दे, या सोचकर वही जल्दी जल्दी सारी डिश किया के प्लेट में रखे जा रहे थे और अपने हाथों से उठाकर कुछ कुछ डिश को तो खुद ही खिला रहे थे। उधर किया की मम्मी कहाँ पीछे रहने वाली थी, वह भी जल्दी से अपनी प्यारी बेटी को कुछ ना कुछ उठाकर खिलाई जा रही थी। किया को ये सब काफी अजीब लग रहा था। वह तो आज तक अपने हाथों के अलावा कभी किसी के हाथों से कुछ भी नहीं खाया था, पर अपने मम्मी पापा का प्यार देखकर वह कुछ नहीं रहती और चुपचाप उनके हाथों से खाना खाने लगती है। अब आगे क्या होगा दोस्तों, जानने के लिए स्टोरी में बने रहें और चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 42, किया मम्मी पापा विवान के साथ। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि किया से मिलकर उसके पापा बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और वह सभी एक साथ डिनर करते हैं। अब आगे
वही विवान जब वह देखता है कि उसके मम्मी पापा किया को किस तरह से पहले खिला रहे हैं तो वह सोचता है कि अरे उसकी यह प्यारी बहन कहीं उसे भूल ही ना जाए अपने मम्मी पापा के आगे। तो वह भी जल्दी से एक डिश उठाकर अरे किया इस खाओ ये बहुत ही अच्छा है, तभी उसे की मम्मी रोकते हुए अरे नहीं वह अच्छा नहीं है, मैं जो मिला रही हूँ वह अच्छा है, या देखकर तो अभियान का मुंह बन जाता है। उसकी माँ कितनी ज्यादा चतुर है, उसके हाथों से तो वह किया को कुछ खाने ही नहीं दे रही है। तभी विवान जल्दी से जूस उठाकर किया ये जूस पियो ये बहुत ही हेल्दी है कि यहाँ में सर हिलाकर उसके हाथों से जूस ले लेती है। ये देखकर विवान का दिल खुश हो जाता है कि उसकी बहन उसकी सारी बातों को मानती है। विवान के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट दिखाई पड़ रही थी। वह जल्दी से किया की फोटो खींचना लगता है। वह अपनी और अपने फैमिली के साथ किया की कई फोटो लेता है और अपने फेसबुक पर अपलोड कर देता है। दिन खत्म होने के बाद किया अपने रूम में सोने चली जाती है। उसे सुबह कॉलेज भी तो जाना था, अभी थोड़ी देर ही हुआ था कि उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। किया जैसे ही दरवाजा खोलकर देखी है, उसकी माँ हाथ में दूध का गिलास लिए हुए किया के पास आई हुई थी। वह बाहर ही गेट पर खड़ी होकर किया से अंदर आने के लिए पूछती है। ये सुनकर किया साइड हट जाती है और अंदर आने का इशारा करती है। उसकी माँ जल्दी से अंदर आ जाती है और किया को दूध देते हुए कहती है, बेटा ये दूध पी लो या सेहत के लिए हेल्दी है। किया उनकी बातों को मानकर दूध ले लेती है। हालांकि किया सोते वक्त कभी दूध नहीं पीती थी, पर जब इतने प्यार से उसकी माँ ने उसके लिए लाया था तो वह ना कर सकी और वह लेकर दूध को पी लेती है। तभी उसकी माँ कहती है कि बेटा आप लेट जाओ, मैं आपके पास ही रहती हूँ। किया कुछ नहीं रहती और वह बेड पर आकर लेट जाती है। उसकी माँ भी एक साइड बेड पर जाकर उसके सिरहाने बैठ जाती है और उसका सर हल्का हल्का थपथपाने लगती है। तभी रूम के डोर की आवाज फिर से सुनाई पड़ती है। अब की बार उसकी माँ उठकर जाती है तो देखी है बाहर विवान खड़ा था। वह माँ को साइड करके जल्दी से अंदर आ जाता है। उसके हाथ में एक पिलो थी और वह जल्दी से किया के बगल जाकर उसकी बेड पर ही चढ़कर बैठ जाता है और वह कहता है कि दरअसल मुझे मेरे कमरे में नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हारे पास ही आ जाऊं। उसकी ऐसी बातें सुनकर तो अम्मा बेटी दोनों उसे आंखें फाड़े हुए देख रही थी। तभी राजश्री जी उससे कहती हैं, बेटा आज तक तो तुझे रोज उसे कमरे में नींद आती थी, फिर आज क्या हो गया जो तुझे वहां नींद नहीं आ रही है। ये सुनकर वह अपने दांत दिखा देता है और अब राजश्री जी समझ जाती है कि यह किया के पास आने के लिए इतनी नौटंकी कर रहा है। आप दोनों किया के एक एक साइड बैठे हुए थे। तभी फिर से दरवाजे के खटखटाना की आवाज सुनाई पड़ती है। अब वो दोनों समझ जाते हैं कि अब की बार कौन आया होगा। जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि सामने राजेंद्र जी खड़े थे और वह अपने दांत दिख रहे थे। वह हंसते हुए अंदर आ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे मेरी प्रिंसेस के पास थोड़ी देर रुकना है, सुबह मैं ऑफिस चला जाऊंगा, फिर मैं बातें कब कर पाऊंगा, क्यों ना कल मैं ऑफिस की छुट्टी ले लूं, तब मैं सारा दिन अपने प्रिंस के साथ रहूंगा। या सुनकर किया उनकी तरफ आश्चर्य से देखने लगती है। उनके पापा तो बिल्कुल बच्चे दिख रहे हैं जो उसके साथ रुकने के लिए ऑफिस से छुट्टी लेना चाहते हैं। तभी किया हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है कि नहीं, आपको छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल मुझे कॉलेज जाना है और कुछ असाइनमेंट भी जमा करना है। मैंने काफी लेट एडमिशन लिया है जिसकी वजह से सबका असाइनमेंट जमा हुआ है, पर मेरा अभी नहीं हुआ है, तो कल जाना जरूरी है। या सुनकर तो सभी का चेहरा ही मुरझा जाता है। तब किया के पापा कहते हैं, बेटा कल आप यहाँ नहीं रख रही हैं। ये सुनकर किया रहती है कि मैं कुछ दिन नहीं आने वाली हूँ। अब इतना सुनकर तो उन सभी को काफी आश्चर्य होता है। तभी हड़बड़ाहट में किया की माँ कहती है, क्यों बेटा, क्या हमसे कोई गलती हो गई है या आपके यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है? आप यहाँ नहीं रहना चाहती हैं क्या? आप कुछ दिनों यहाँ रह जाए, आपको अच्छा लगेगा। वह डर जाती है
कि कहीं किया उन्हें छोड़कर ना चली जाए। इसी घबराहट में वह सब बोले जा रही थी, तभी किया उन्हें शांत करते हुए कहती हैं कि नहीं मॉम, ऐसी बात नहीं है, मुझे कुछ काम है, इस वजह से मेरा रुकना जरूरी है। तब किया की माँ पूछती है कि बेटा आप वहाँ कहाँ पर रहती हैं। किया ने उन्हें बताया कि मैं पास में ही एक छोटा सा अपार्टमेंट लिया है, वहीं पर रहती हूँ। या सुनकर किया के पेरेंट्स को बहुत दुख होता है। उनकी बच्ची कैसे अकेले रहती होगी, वह कैसे अपने खर्चे उठती होगी, उसकी फीस कौन देता होगा और उसका सारा खर्चा कौन उसके लिए उठना होगा। अब उन्हें बहुत ही ज्यादा रिग्रेट हो रहा था। वह अपने आप को ही कोस रहे थे कि काश वह और भी ज्यादा कोशिश किए होते तो उनकी बच्ची उन्हें पहले ही मिल गई होती और उसे इतनी तकलीफ ना उठानी पड़ती, पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। भी किया के पापा ध्यान देते हैं कि किया कब से राजश्री को मॉम का कर बुला रही है, पर अभी एक बार भी उनका पापा का कर नहीं बुलाया। किया के पापा प्यार से किया की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि बेटा क्या अकेले अकेले तुम अपनी मॉम को माँ बुला रही हो, और क्या ये पापा तुम्हें नजर नहीं आ रहे हैं जो एक बार भी तुमने अभी तक हमें पापा का कर नहीं बुलाया। हमारे कान तरस रहे हैं कि कब आप हमें पापा का कर बुलाएंगे और कब आपकी प्यारी सी आवाज में हम पापा सुनेंगे। उनकी बातों को सुनकर किया उनकी तरफ देखने लगती है। अभी किया अपने मन में कुछ सोच रही थी, लेकिन फिर भी उनके कहने पर किया उन्हें पापा का कर बुलाती है। अपने प्यारी सी प्रिंसेस के मुंह से पापा सुनकर किया के पापा को बहुत ही अच्छा लगता है। वह सभी किया के पास ही उसके बेड पर उससे बातें करते हुए लेट जाते हैं। उसका बेड काफी बड़ा था, जिसमें 5 से 6 लोग आराम से आ सकते थे। या किंग साइड बेड था। एक साइड उसके पापा थे तो दूसरी साइड उसकी माँ थी। अब तो विवान बेचारा चिल्लाने लगता है, मोम आप मुझे खाना खाते वक्त भी किया के बगल नहीं बैठने दी थी, और अब भी आप दोनों उसके चारों तरफ कब्जा कर रखे हो। बताओ मैं बच्चा कहाँ जाए। उसकी बातों को सुनकर उसके मम्मी पापा उसकी तरफ ऐसे दिखते हैं जैसे वह किसी पागल को देख रहे हो। आखिर में इतने दिनों बाद उनकी प्यारी बेटी उन्हें मिली है तो वह किसी और को कैसे अपने बेटी के पास आने दे। वह दोनों उसकी बातों को इग्नोर करके फिर से किया की तरफ मुंह करके उसे एक तक देखने लगते हैं। अब इन दोनों के बीच में किया तो काफी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था कि आज रात को वह सो नहीं पाएगी, क्योंकि उसे हमेशा से अकेले सोने की आदत थी। वह पिछले कई सालों से अकेले ही रहते चली आई है, इस वजह से उसे यहाँ पर अब इन दोनों के बीच में काफी अजीब लग रहा था। पर वह अपने माँ पापा के प्यार को देख सकती थी, इस वजह से वह कुछ नहीं रहती और सोने की कोशिश करने लगती है। किया के पाप किया से बहुत कुछ पूछना चाहते थे, पर वह सब कुछ देख सकते थे कि किया अभी पूरी तरह से यहाँ एडजस्ट नहीं हो पाई है। उसे अभी कुछ वक्त लगने वाला है, उसके बाद वह धीरे धीरे उसे उसके बारे में पूछेंगे। अगर अभी उन्होंने जल्दीबाजी की तो हो सकता है किया को अच्छा ना लगे, अभी वह इन लोगों के बीच अनकंफर्टेबल होगी। यही सब सोकर उसके पापा उसे किसी भी तरह की उसके जिंदगी के बारे में कोई बात नहीं पूछते हैं। थोड़ी देर बाद सभी सो जाते हैं। अब आगे क्या होगा? किया कल कॉलेज जाएगी, उसके साथ कॉलेज कौन जाएगा? कॉलेज में आज किया के साथ क्या होगा, जानने के लिए स्टोरी में बने रहें और लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करें। चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 43, किया का कॉलेज जाना। नेक्स्ट डे किया जैसे ही उसकी नींद खुलती है, वह देखनी है कि उसके आसपास कोई नहीं था। वह समझ जाती है कि सभी जा चुके हैं। फिलहाल किया की रोज सुबह ही उठने की आदत थी, पर कल वह ठीक से सो नहीं पाई थी, जिसकी वजह से वह काफी देर से सोई थी और उसकी नींद भी थोड़ी देर से खुलता है। और उसे यहाँ वर्कआउट भी नहीं करना था, क्योंकि यहाँ अभी उसे कुछ भी नहीं पता था सिवाय उसके कमरे के। इस वजह से वह देर तक ही लेती रहती है। लेकिन अभी जब घड़ी देखी है तो 7 बजे बज रहे थे। वह जल्दी से उठकर वॉशरूम चली जाती है और वहां नहाकर बाथरोब पहनकर बाहर आती है।
वह देखी है कि सामने ही उसकी माँ ने उसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस तैयार करके रखी है। वो उसे ड्रेस को लेकर पहन लेती है। व्हाइट और पर्पल कलर की कॉम्बिनेशन या ड्रेस काफी ज्यादा किया के ऊपर खूबसूरत लग रही थी। किया उसे ड्रेस को पहनकर नीचे जाती है। वह देखी है कि सभी डाइनिंग टेबल पर उसका इंतजार कर रहे थे। वो वहां पहुंचकर सबको गुड मॉर्निंग विश करती है और जाकर इस चेयर पर बैठ जाती है जहां कल वह बैठी थी। इस बार विवान झट से आकर उसकी बगल बैठ जाता है क्योंकि अभी उसकी माँ ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी। ये देखकर तो किया की माँ अपनी आंखें छोटी कर लेती है और वो इशारे से ही विवान को वहां से उठने के लिए कहती है, पर विवान जब देखा है उसकी माँ उसे उठने के लिए कह रही है तो वह जल्दी से अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर लेता है। वह ऐसा जाता रहा था कि मानो वह उन्हें देख ही नहीं रहा है, जिससे उसे वहां से उठाना ना पड़े। विवान जल्दी से किया से पूछता है कि किया तुम्हें आज कॉलेज जाना है ना, तो चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। ये सुनकर किया अभी कुछ कहती कि उससे पहले ही उसके पापा कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, अपनी प्रिंस को कॉलेज छोड़ने करने आज मैं जाऊंगा। अब तो विवान का मुंह ही बन जाता है। उसके यह मम्मी पापा उसकी बहन के लिए उसे तो कुछ करने ही नहीं देते हैं। किया उन दोनों की बातों को सुनकर कुछ नहीं रहती है और बस हाँ में सर हिला देती है। किया के पापा तो ये देखकर ही खुश हो जाते हैं कि किया उनके साथ जाने के लिए मान गई है। अब जल्दी जल्दी से सभी अपना नाश्ता खत्म करते हैं और किया के पाप किया को लेकर अपनी लग्जरियस गाड़ी में बैठ जाते हैं। जैसे ही वह गेट बंद करने वाले थे, विवान भी दौड़कर वहां आ जाता है और वह कहता है कि पापा मैं भी आपके साथ किया को छोड़ने का ले जाऊंगा। उसके पापा उसे आंखें दिखाकर कहते हैं कि क्या तुम्हें अपने कॉलेज नहीं जाना है। वह अपने दांत दिखाते हुए कहता है कि जाना है ना, पर किया को छोड़ने के बाद चला जाऊंगा। ये कहकर वह जल्दी से आगे का दरवाजा खोलकर बैठ जाता है। अब वो सभी कॉलेज की ओर बढ़ जाते हैं। रास्ते में किया के पाप किया से पूछते हैं कि वह किस कॉलेज में पढ़ती है। किया उन्हें अपने कॉलेज का नाम बता देती है। यह मुंबई की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। यहाँ पर सिर्फ अमीर घराने के बच्चे ही पढ़ते थे। गरीबों के लिए तो ये बिल्कुल सपना के समान था और जो भी बच्चे अदरवाइज वहाँ आते थे वह स्कॉलरशिप के थ्रू ही आते थे। किया के पापा सोचते हैं कि इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए किया को कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। उसके लिए यह आसान नहीं होगा। इस नन्ही सी बच्ची ने कितनी तकलीफ है सही होगी तब जाकर वह आज इस कॉलेज तक पहुंची है। पर इस बात से किया के पापा बहुत ही ज्यादा खुश थे कि उनकी बच्ची अपने दम पर इस कॉलेज में पढ़ रही है। अब तक तो उनके पापा को यही लगा था कि किया यहाँ स्कॉलर सिर्फ स्टूडेंट होगी, क्योंकि किया का बैकग्राउंड तो काफी को था। वह गांव से आई हुई बच्ची थी, लेकिन तभी याद आता है कि उन्होंने तो किया की जितनी जांच करवाई थी उसे मुताबिक तो किया गांव में पढ़ी लिखी थी और वह एक एवरेज स्टूडेंट थी। तो फिर वह इस कॉलेज में कैसे आई। अब उसके पापा के दिमाग में कई सारे सवाल थे जिसके जवाब सिर्फ किया के पास थी, पर उन्हें विश्वास था कि उनकी बच्ची ने अपनी मेहनत के दम पर यहाँ एडमिशन लिया होगा, क्योंकि जितना उन्होंने पता लगाया था कपूर फैमिली किया से किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखती थी। इसी तरह सोते हुए कब किया का कॉलेज भी आ जाता है राजेंद्र जी को तो पता भी नहीं चलता। किया उन्हें गाड़ी रोकने के लिए कहती है। राजेंद्र जी देखते हैं कि अभी कॉलेज थोड़ी दूर था तो वो किया की तरफ आश्चर्य से देखने लगते हैं और कहते हैं बेटा आपने अभी ही गाड़ी क्यों रुकवा दी। तभी किया रहती है कि यहीं पर रोक लीजिए, मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे आपके साथ देखे और फिर आगे चलकर हमें किसी भी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़े। उसकी बातों को सुनकर अब किया के पापा को ध्यान आता है कि वह बेटी के प्यार में अंधे होकर आज कितनी बड़ी गलती करने जा रहे थे। अगर उसके दुश्मन लोग किया के साथ उसे देख लेते तो वह तुरंत ही जान जाते कि किया का उनसे कोई रिश्ता है और फिर वो किया को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर न छोड़ते। जल्दी से किया की बातों को मान लेते हैं।
और हमेशा हिलाते हुए कहते हैं कि बेटा आप ठीक कह रही हैं, हमें अपने दुश्मनों से अलर्ट रहना चाहिए, पता नहीं वह किस भेष में कहाँ छुपे हो और हमें देख रहे हो और हमें नुकसान पहुंचाने की फिराक में बैठे हो। वह प्यार से किया के सर पर हाथ रखते हैं और उसे कल जाने के लिए कहते हैं और जाते वक्त वह कहते हैं कि बेटा मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास है ही, अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे तुरंत फ़ोन कर लीजिएगा। कि यहाँ में सर हिला कर जैसे ही मुड़ने को होती है तो विवान झट से गाड़ी से बाहर आता है और किया को एक प्यारा सा हक करता है और कहता है मेरी प्यारी बहन, अगर तुम्हें कोई कॉलेज में बोली करे तो तुम मुझे बता देना, मैं उन सब को देख लूंगा, तुम बिल्कुल डरना नहीं। उसकी बातों को सुनकर किया को मन ही मन हंसी आ रही थी। उसका ये भाई कितना ज्यादा उसके लिए प्रोटेक्टिव था। वो उसे हाँ में सर हिला देती है और फिर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद विवान अपनी गाड़ी की ओर बढ़ जाता है क्योंकि विवान की गाड़ी उसके पीछे पीछे ही उसका ड्राइवर लेकर आ रहा था। अभी विवान के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, जिस वजह से उसे गाड़ी चलाने को नहीं दी जाती थी। उसके बाद वह सब वहां से चले जाते हैं और इधर किया कॉलेज के अंदर जैसे ही इंटर करती है वह देखी है कि गेट के साइड ही उसकी दोस्त सुरभि खड़ी हुई है। वह उसका इंतजार कर रही थी। वजह से ही किया को देखते हैं वह झट से उसके गले लग जाती है और कहती है कि मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम कहाँ इतनी देर लगा दी। उसकी बातों को सुनकर किया रहती है कि कहीं नहीं, बस थोड़ा सा देर हो गया, चलो हम अंदर चलते हैं। वो दोनों अपने क्लासरूम की ओर बढ़ जाती हैं। अभी वह थोड़ी दूर पहुंची ही थी कि सामने से उनके तारा आई हुई दिखाई देती है। वह सुरभि को देखकर कहती है कि अरे सुरभि, क्या तुम भी यहाँ आई हुई हो? तुम काफी दिनों से दिख नहीं रही थी। कहाँ थी सुरभि? उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती है क्योंकि सुरभि अच्छे से जानती थी कि तारा किस तरह की लड़की है। वो उसके मुंह नहीं लगा चाहती थी, इसलिए उसकी बातों को इग्नोर करके वह किया के साथ आगे बढ़ने लगती है। तभी तारा उसे इस तरह से इग्नोर होता हुआ अच्छा नहीं लगता है और वह थोड़ा चिल्लाकर कहती है कि सुरभि, तुम्हारे पास तो बिल्कुल मैनर ही नहीं है। मैं तुम्हारी सीनियर होकर तुमसे बातें कर रही हूँ और तुम एटीट्यूड दिखा रही हो। उसकी बातों को सुनकर सुरभि रहती है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी बातों का जवाब देना जरूरी नहीं समझता हूँ। और अगर सामने वाला तुम्हारी बातों का जवाब ना दे तो समझ लो उसे तुमसे बात करने में किसी भी तरह की दिलचस्पी नहीं है। इसके बावजूद भी मुंह उठाकर जबरदस्ती बात नहीं करनी चाहिए। अब तो तारा का खून खौल जाता है सुरभि की ऐसी बातों को सुनकर। वह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि सुरभि उसे इस लहजे में बात करे और वो उसकी सीनियर भी तो थी। क्या उसे उसकी रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहती थी? वह सुरभि को एक डरावनी नजर के साथ घूरती है और कहती है कि यह तुम अच्छा नहीं कर रही हो। सुरभि, एक गांव की गवार के साथ रहकर लगता है तुम्हें भी उसी की आदत हो गई है। उसकी बातों को सुनकर सुरभि को भी गुस्सा आ जाता है और वह गुस्सा होते हुए बोलती है कि अपनी जबान सुधाकर बात करो, बात तुम्हारे और मेरे बीच हो रही थी, इसमें किया कहाँ से आ गई? तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। तभी तारा व्यंग भरी मुस्कुराहट के साथ सुरभि से कहती है कि लगता है मेरी बातों को सुनकर तुम्हें बुरा लग गया, पर मैंने जो भी कहा ठीक ही तो कहा है। इस काली कलूटी सी गांव की बहन जी के साथ रहकर भी तुम इसी की तरह बनती जा रही हो, इसलिए मैं तो कहती हूँ कि इस बहन जी से दूर ही रहो, वरना इसके भी असर तुम्हारे ऊपर दिखाई देने लगेंगे। उसकी इन बातों को सुनकर किया का तो जबड़ा ही खींचा जाता है। वो गुस्से में अपनी मुट्ठियों को बंद करके मन ही मां कहती है कि तुम्हें मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम्हारा ये सब एटीट्यूड धारा का धरा रह जाएगा और तुम भूल कर भी मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं कर पाओगी। अभी तो मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए छोड़ रही हूँ कि अभी सही वक्त नहीं आया है, और जिस दिन वह वक्त आ गया तुम खून के आंसू रोगी। वह एक पहनी नजर तारा के ऊपर डालती है
और वहां से आगे बढ़ जाती है। अब सुरभि भी उसे मुंह बिचकते हुए आगे चली जाती है। तारा ये देखकर बौखला जाती है और कहती है कि सुरभि, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें तो ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी, और इस किया की बच्ची को तो मैं यहाँ इतना रुलाऊंगी कि यह कल छोड़कर ही भाग जाएगी। आखिर में मुझसे पंगा लेकर तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे हो। इतना सोचकर वह आगे बढ़ जाती है उसे, और जहाँ उसके वह पांचों दोस्त खड़े थे। अब आगे क्या होगा कॉलेज में, अब फिर से कौन पंगा होने वाला है, देखने के लिए स्टोरी में बने रहें। चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 43, रेहान का घर जाना। अभी तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि किया के पापा और उसका छोटा भाई उसे कॉलेज छोड़ने के लिए आते हैं, और कॉलेज में तारा सुरभि से बहस करती है। अब आगे सुरभि और किया अपने क्लासरूम में चले जाते हैं। किया जैसे ही अपनी क्लास में इंटर करती है, वो देखी है कि अभय और प्रीत आपस में बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। इस वक्त अभय उसकी जगह पर बैठा हुआ था। वह जाकर सीधा अभय के बगल में खड़ी हो जाती है और कहती है कि शायद तुम मेरी सीट पर बैठे हो, अब मैं आ गई हूँ तो तुम उठ जाओ। लेकिन अभय उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता है और चुपचाप वहीं बैठा रहता है कि यह जान चुकी थी कि अभय उसे दिन का बदला ले रहा है, जिस दिन वो उसकी सीट पर बैठी थी और इसी तरह उसे इग्नोर कर रही थी या फिर कुछ नहीं बोलता है और सीधा जाकर आलोक के बगल बैठ जाती है। जैसे ही किया आलोक के बगल बैठी है, आलोक तो खुश हो जाता है और सोचता है कि चलो या आज अपने से ही मेरे बगल बैठी है, अब मैं इसे बातें करके इसके बारे में अच्छे से जान लूंगा। फिर वह किया से जैसे ही कुछ कहने को अपना मुंह खोलता है कि किया अपनी का जाने वाली नजरों से उसकी तरफ देखती है। वह डर के मारे चुपचाप इस तरह अपना मुंह बंद कर लेता है। अब उसे पूरी तरह से एहसास हो गया था कि उसके बगल में बैठी इस लड़की से बात करना इतना आसान नहीं है। वह तो उसे देखकर ही इतना डर जाता है, तो उससे बात कैसे करेगा। तभी वहां पर प्रोफेसर आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि आज वीकली टेस्ट है, आप लोगों को तो याद ही होगा, तो सभी अपना अपना क्वेश्चन सीट लेकर जाओ और आपको आधे घंटे का टाइम दिया जाता है इस क्वेश्चन को हल करने के लिए, सो जल्दी से इसे हल करो। वह सारे क्वेश्चन सेट एक लड़के को दे देते हैं। वह लड़का सबको वह सेट बांट देता है और खुद एक पेपर लेकर बैठ जाता है। आप सभी उसे फिजिक्स के क्वेश्चन को देखने लगते हैं। ये क्वेश्चन काफी टफ था क्योंकि इससे पीछे के सारे क्वेश्चन पहले से ही सर ने हल करवा दिए थे, इस वजह से इस बार उन्होंने थोड़ा ज्यादा तक क्वेश्चन चुना था जिससे बच्चों के तैयारी का पता कर सके। सभी लोग अपना क्वेश्चन करने लगते हैं। उधर किया एक नज़र में ही सारे क्वेश्चन को देखकर समझ जाती है कि यह काफी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि वह फिजिक्स की जीनियस थी। उसके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल एक स्टैंडर्ड के थे। वह जल्दी से अपने पेपर पर क्वेश्चन का आंसर करती है और 10 मिनट के अंदर ही पेपर जमा कर देती है और आकर फिर अपनी जगह पर बैठ जाती है। ये देखकर एक बार तो वह टीचर सोचते हैं कि क्या ये लड़की पागल है, एक तो ये गांव से आई है और फिर उसने बिना पेपर हल किया ही जमा कर दिया। उनको इस समय किया के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से के मारे तमतमाते हुए जाकर उसका पेपर उठाकर देखने लगते हैं। वह देखते हैं कि किया ने तो 20 क्वेश्चन में से बाकी के 15 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं और उनका एक शब्द में ही आंसर कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आंसर की से सिर्फ आंसर को ही छाप दिया गया हो, लेकिन बाकी के 5 क्वेश्चन को उसने हल किए थे। वह क्वेश्चन वाकई में बहुत ही ज्यादा कठिन थी। ये देखकर तो सर बिल्कुल से हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि यह लड़की पागल है क्या, इसने इन सरल क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं किया है और इन कठिन क्वेश्चन को इसने इतने अच्छे से किया है। वो उसके पेपर को लेकर बहुत ही आश्चर्य से देख रहे थे। तब तक सारे बच्चों का पेपर हो जाता है और वह सारे बच्चे पेपर जमा कर देते हैं। वो सभी के पेपर को लेकर किया को आश्चर्य से देखते हुए वहां से चले जाते हैं।
क्योंकि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वह जाकर किसी और से इस बारे में कुछ बातें करना चाहते थे, जिस वजह से वह शांति से वहां से चले गए। दूसरी तरफ रेहान को जब यह पता चलता है कि उसके दादा के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था और उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, तो वह अपने दोस्तों के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और उसे बातें भी करना बंद कर देता है। उसके दोस्त उसे हर तरह से मनाने की कोशिश करते हैं, उसे समझाते हैं कि उसे वक्त तुम्हारी सिचुएशन अच्छी नहीं थी और आखिर में वह लोग भी तो दादाजी के ही पोते हैं, वह भी तो दादा का ख्याल रख रहे थे। बहुत समझाने के बाद रेहान जाकर मानता है वह आज दादाजी से मिलने अपने घर जाने वाला था, क्योंकि उसे अपने दादाजी की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। वह बार बार यह सोचने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा था कि दादाजी की कंडीशन अब कैसी होगी। भले ही वह फोन पर बात कर लेता था, पर वह जानता था कि दादाजी उसे कुछ भी सही नहीं बताएंगे, इस वजह से वह आज घर जाना चाहता था। वह घर के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद जैसे ही रेहान की गाड़ी राजवंशी विला के सामने रुकती है, वह जल्दी से गाड़ी से नीचे उतरता है। ये राजवंशी विला काफी ज्यादा बड़ा था, दूर दूर तक चारों तरफ फूल के बगीचे बने हुए थे, घर के दोनों साइड बड़े बड़े फाउंटेन बने थे, सामने से एक चौड़ी सड़क घर के लिए जाती थी, उसके दोनों तरफ बहुत ही खूबसूरत सी मूर्तियां बनी हुई थी। देखने से तो लगता था कि बिल्कुल ये किसी राजा महाराजा का महल हो। रेहान काफी ज्यादा अमीर था और उसकी अमीरी को दिखाते हुए ही यह विला बनाया गया था। वाइट कलर का वह विला बिल्कुल संगमरमर की तरह दिखाई देता था। रेहान जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरता है, सारे गार्डन उसे देखकर अपना सर झुका लेते हैं। रेहान गाँव ही काफी ज्यादा खतरनाक लगता था, जिससे उसके सारे गार्डन उससे बहुत ही ज्यादा डरते थे। रेहान तेजी से मिला के अंदर चला जाता है, उसके साथ ही शिवाय भी उसके पीछे पीछे मिला के अंदर आता है। रेहान सीधा अपने दादाजी के पास जाता है और वह देखता है, वजह से ही अपने दादा के पास पहुंचता है तो देखा है कि दादा के पास उसकी दादी माँ और उसके पापा बैठे हुए थे। ये देखकर वह झट से उनके पास जाता है और दादी माँ के पैरों को छूता है, फिर अपने पापा के पैरों को छू लेता है, फिर दादाजी के पैरों को छूकर उनके हाथ पकड़कर उनके बगल में बैठ जाता है। दादाजी बड़े प्यार से अपने इस पोते को देख रहे थे, जिसे देखने अब उन्हें रोज रोज नसीब नहीं होता था, क्योंकि उनका ये पोता अपनी जिद में उनसे अलग रहता था। वह उनके साथ नहीं रहता था, क्योंकि ये घर वालों के टॉर्चर से परेशान हो जाता था। जब देखो तब उसकी दादी और उसकी माँ उसे शादी के लिए परेशान करती रहती थी। रोज रोज की इस कचकच की वजह से वह अपने विला में रहने लगा था और अब वह दादा दादी से मिलने कभी कभार ही आया करता था। आज कई महीनों के बाद दादा उसे देख रहे थे, वह बड़े प्यार से रेहान की तरफ देख रहे थे। तभी रेहान नाराज होते हुए अपने दादा से कहता है कि दादाजी, क्या आपको नहीं लगता है कि अपनी कंडीशन के बारे में आपको मुझे बताना चाहिए था? आपके ऊपर कोई हमला कर देता है और मुझे इस बारे में पता भी नहीं चलता है। तभी दादाजी प्यार से उसके हाथों को पकड़ते हुए कहते हैं कि बेटा, पहले आप अपनी कंडीशन हमें बताएं। आपके ऊपर हुए हमले को सुनकर तो हमारी तो जान ही निकल गई थी और हम आपसे मिलने आ रहे थे कि हम पर ही हमला हो गया। वह तो शुक्र हो उसे बच्ची का जिसने हमें बचा लिया, वरना आज हम आपके सामने जीवित न होते। दादाजी की बातों को सुनकर रेहान अपनी आंखें छोटी करते हुए दादाजी की तरफ देखते हुए पूछता है कि दादाजी, यह आप क्या कह रहे हैं? कौन सी बच्ची और किसने आपको बचा लिया? दादाजी उसे दिन की सारी बातें बता देते हैं, जिसे सुनकर रेहान बिल्कुल से आश्चर्य में पड़ जाता है कि कोई इतनी छोटी सी लड़की कैसे इतनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है कि वो उन सभी को मारकर उनके दादाजी को भी बचा ले। इस वक्त रेहान की आंखों में बस वह ब्लू आई ही घूम रही थी।
पता नहीं क्यों दादाजी के बताने के बाद से ही उसे ब्लू आई की याद आने लगी थी। समझ नहीं पा रहा था कि यह उसके साथ क्या होने लगा अचानक से। अभी तक तो उसे उसकी याद नहीं आई थी, फिर यह कैसे अचानक उसकी याद उसे आने लगी। वह अपने सर को जल्दी से झटकता है क्योंकि वह अच्छे से जानता है कि वह लड़की उसे विदेश में मिली थी और उसका यहाँ होना तो बिल्कुल असंभव है। हो सकता है कि दादाजी को थोड़ी बहुत गलतफहमी हुई होगी। यह सब सोचकर वह दादरी से कुछ नहीं कहता है और वह बस दादाजी की बातों को सुनता रहता है। फिर साइड में खड़े शिवाय को देखकर दादाजी कहते हैं कि शिवाय बेटा, तुम भी आए हो क्या? वहाँ क्यों खड़े हो? तुम भी यहाँ मेरे पास आ जाओ। वह भी एक तरफ जाकर दादा के पास में बैठ जाता है और दादाजी बड़े प्यार से उसे देखते हुए पूछते हैं कि तुम्हारे पापा कैसे हैं? वह सब ठीक तो है ना? वह सब हमेशा दिला देता है और कहता है कि दादाजी हम सब तो बहुत अच्छे हैं, पर आप जल्दी से ठीक हो जाए। इस तरह लेते हुए आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, आप तो हम सबको डांटे हुए ही अच्छे लगते हैं। उसकी बातों को सुनकर दादाजी हंस देते हैं। दादी जी भी शिवाय के कानों को पकड़ते हुए कहती है कि अरे नालायक, बस दादाजी को ही तरफ ध्यान देगा कि इस दादी की भी तरह ध्यान देगा। शिवाय अपने कानों को पकड़कर कहता है कि वो दादी, मेरा कान दर्द कर रहा है, जल्दी से मेरे कान छोड़ो। दादी कहती है कि तेरे काम तो तभी मैं छोड़ूंगी जब तू मुझे पोता बहुल कर देगा। अब तो ये सुनकर रेहान आश्चर्य से दादी की ओर देखने लगता है कि इन सब बातों में ये पोता बहू कहाँ से पैदा हो गई। अब जल्दी से रेहान यहाँ से भागने की फिराक में पड़ जाता है, लेकिन तभी दादी दूसरे हाथ से रेहान के कानों को पकड़ते हुए कहती है कि नालायक, तू कहाँ जाने की सोच रहा है? मैं तुझे देखकर ही बता सकती हूँ कि तू अब यहाँ से भागने वाला है। अरे तुम लोग तो मुझे कुछ समझते ही नहीं हो। मैं कब से अपने पोता बहू को देखने की उम्मीद लिए दिए जा रही हूँ। देख लेना, एक दिन मर जाऊंगी तो तुम सबको बहुत ही अफसोस होगा जब अपने लिए दुल्हन लेकर आओगे और मैं उसकी आरती उतारने के लिए खड़ी नहीं रहूंगी। तुम्हें याद आएगी कि कैसे मेरी दादी अपनी पोता बहू देखने के लिए तरसती थी। उसकी बातों को सुनकर रेहान और शिवाय दोनों दादी से कहते हैं कि दादी, यह आप क्या कह रही हैं? अभी तो आप 100 साल और जिएंगे और अपने पोते पोतियों को भी खिलाएंगी, इसलिए अभी से आप करने की बातें ना किया करो। और अपने कान को छुड़ाकर वह दोनों दादी के गले जाकर लग जाते हैं। दादी दोनों को प्यार से अपने गले लगाकर कहती है कि मेरे बच्चों, तुम लोग खुश रहो, लेकिन जल्दी से मुझे मेरी पोता बहुल कर दे दो। अब तो दोनों के मुंह ही बन जाते हैं और दादी उनके इस तरह के मुंह को देखकर हंसने लगती है और कहती है कि तुम लोग जितना ही लड़कियों से दूर भागते हो, देख लेना एक दिन ऐसी लड़की मिलेगी, इसके आगे पीछे तुम दोनों उसकी दम बनाकर घूमते फिरोगे। उसे दिन मैं तुमसे पूछूंगी कि अब क्या हुआ? नालायक हो, अब नहीं लड़कियों से दूर भगाना है। दादी की बातों को सुनकर रेहान और शिवाय अपना मुंह बना लेते हैं। तभी वहां पर आवाज सुनकर रेहान की मां मनीषा आ जाती है और रेहान को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और जाकर सीधा रेहान को अपने गले से लगा लेती है और उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे अपने से कुछ दूर कर ऊपर से नीचे भर उसे देखने लगती है और कहती है कि मेरा बच्चा, तुम ठीक तो हो? मैं जब सुना कि तुम पर हमला हुआ है तो मेरी जान ही निकल गई थी। और तुम कैसे बच्चे हो जो एक बार भी अपने माँ पापा को देखने भी आने नहीं दिया? तुम्हें समझ भी आता है कि जब हम तुम्हें नहीं देख पा रहे थे तो हमें कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही थी? तभी रेहान प्यार से अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि माँ, देख लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। ना तो मुझ पर हमला हुआ था, पर मैं बच गया था। मुझे बिल्कुल चोट नहीं आई थी, इसलिए मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। और मैंने कहा भी तो था कि मैं खुद ही काम खत्म करके कुछ दिनों में आप लोगों से मिलने आऊंगा। अब आप मुझे देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल फिट हूँ।
उसकी बातों को सुनकर रेहान के माँ के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह प्यार से अपने बच्चों के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है कि मेरे बच्चे को किसी की बुरी नजर ना लगे। पता नहीं क्यों दुनिया मेरे बच्चे के पीछे पड़ी रहती है। क्या बिगाड़ा है उन लोगों का मेरे प्यारे से बच्चे ने। अब इन्हें क्या बताएं उनके बच्चे कितने भोले और प्यार से हैं। और लोगों का क्या क्या बिगड़ते हैं उनके बच्चे तो माफिया किंग है, जो आए दिन अपने दुश्मनों का सारा गेम ही बिगाड़ कर रख देते हैं। फिलहाल ये तो माँ की ममता है जो बोले जा रही थी, लेकिन इनके माँ पापा भी अच्छे से जानते थे कि उनका बेटा इतना सीधा साधा नहीं है कि उससे कोई यूं ही हरा सके। तभी मनीष जी सबको कहते हैं कि चलो सब कोई जल्दी से चलकर खाना खा लो। सभी उनकी बातों को सुनकर वहां से चल देते हैं। सुरेंद्र जी अपने पापा के लिए खाना लेने चले जाते हैं। वो खाना लेकर आते हैं और उन्हें खुद अपने हाथों से खिलाने लगते हैं। सुरेंद्र जी अपने पापा से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, इस वजह से इस वक्त वो खुद घर पर रहकर अपने पापा का ध्यान रखा करते थे। दूसरी तरफ रेहान और शिवाय अपने अपने रूम में चले जाते हैं और फ्रेश होकर ड्रेस चेंज कर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। आज रेहान की मां ने खुद से अपने बेटे के लिए खाना बनाया था, क्योंकि रेहान ने अपने आने की बात पहले ही अपनी मां को बता दी थी, जिससे वह इतने दिनों बाद अपने बेटे को अपने हाथों का बना खाना खिलाना चाहती थी। इसलिए वह सुबह से ही इसकी तैयारी कर रही थी। अब जब उनका बेटा उनके सामने था तो वह उन्हें बड़े प्यार से खाना सर्व करती है और खाने को कहती हैं। रेहान खाना खाता है तो वह बड़े आस से पूछता है कि बेटा कैसा खाना बना है। रेहान ये देखकर मुस्कुरा देता है। उसकी माँ आज भी उससे ये पूछना नहीं भूली है कि खाना कैसा बना है। वह बिल्कुल बच्चों की तरह उससे पूछा करती थी। रेहान उनकी बातों को जवाब देते हुए कहता है कि माँ बहुत ही अच्छा खाना बना है और आप जब भी खाना बनाती हैं आपको पता है कि आपके हाथों का खाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। रेहान की माँ जल्दी से बोलता है, तभी तो बेटा मुझे पता चला कि आप आ रहे हो तो मैं जल्दी से खाना बनाने लगी, जिससे मेरा बच्चा मेरे हाथों का खाना खा सके। शिवाय भी खाने की तारीफ करता है और कहता है आंटी जी आपने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। तभी रेहान के पापा भी वहां आ जाते हैं और वह सभी एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। रेहान की एक छोटी बहन थी जिसका नाम शिवानी था। वह हॉस्टल में ही रहकर अपनी पढ़ाई करती थी। वो पढ़ने में काफी ज्यादा तेज थी, इसलिए वह अपनी पढ़ाई में डिस्टर्बन नहीं चाहती थी, तो वह हॉस्टल में ही रह रही थी। शिवानी बहुत ही खुश मिजाज लड़की थी। वह चंचल और बिंदास किस्म की थी। वह अपनी बातों को बहुत ही अच्छी तरह से किसी को बताना और उसे मनवाना भी अच्छे से जानती थी। डिनर करते वक्त रेहान के पापा रेहान से पूछते हैं कि मिस्टर शर्मा वाला कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ, मीटिंग करने को इंडिया आ रहे हैं कि नहीं, और अगर आ रहे हैं तो उनकी क्या क्या डिमांड है। रेहान अपने पापा को रिलैक्स होने के लिए कहता है और कहता है कि पापा मैं सब देख लूंगा, आप सिर्फ दादाजी का ध्यान रखिए। और उन्होंने ऐसा कोई भी डिमांड नहीं किया है जो हम पूरा न कर सके, और वह ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ ही करेंगे, इसलिए वह अगले हफ्ते इंडिया आ रहे हैं। जल्दी ही हमारी मीटिंग फिक्स हो जाएगी। वह काफी अच्छे और सुलझे हुए इंसान हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इस मीटिंग में हमें किसी तरह की परेशानी होगी। यह कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा है, हो सकता है कि वह इस कॉन्ट्रैक्ट को 2 कंपनियों को देंगे, पर ये 2 कंपनियां कौन सी होगी वह तो वहां प्रेजेंटेशन के बाद ही पता चलेगा। अभी से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके पापा हमें सर हिला देते हैं और फिर सभी चुपचाप अपना अपना खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद दादी रेहान को अपने पास बुलाती हैं और कहती है कि रेहान अब मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से शादी कर लो। आखिर में तुम्हारी उम्र भी तो हो चली है, अब जब तुम बूढ़े हो जाओगे तब शादी करोगी क्या। रेहान उनकी बातों को इग्नोर कर देता है
और कहता है दादी सही वक्त आने दो, मैं खुद ही शादी कर लूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, दादी उसे डांटे हुए कहती है। नालायक, ये बातें कहते कहते आज 5 साल हो गए हैं पर तेरा सही वक्त कभी नहीं आता है, इसलिए अब की बार तेरे लिए मैं लड़की देखूंगी और तुझे उसी के साथ शादी करनी पड़ेगी। शादी की बात सुनकर तो रेहान अपनी आंखें छोटी कर लेता है और कहता है कि दादी आप शिवाय के लिए लड़की ढूंढ दो, शिवाय को शादी करने की बहुत जल्दी है। कल ही वह मुझसे कह रहा था। रेहान की इतनी बातें सुनकर तो शिवाय चौंक ही जाता है और वह रेहान की तरफ गुस्से में देखा होगा कहता है कि मैंने कब तुझसे यह बातें कही थी, अरे मुझे क्यों शादी करनी है, जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती है हम में से कोई शादी नहीं करेगा, इसलिए अपने कान खोलकर सुन ले, पहले तू शादी करेगा तभी हम लोग भी शादी करेंगे। उन दोनों की बहस देखकर वहां पर मनीष जी आ जाते हैं और वह दोनों को डांटे हुए कहती हैं कि तुम दोनों चुप हो जाओ और अब मैं जो लड़की पसंद करूंगी तुम दोनों को उसी से शादी करने पड़ेगी। शिवाय मनीष जी के चचेरे भाई का लड़का था, इस वजह से वो मनीषा जी को अपनी मां के समान ही मानता था और उनकी सभी बातों को भी मानता था। उसके माँ बाप भी मनीष जी को बहुत ज्यादा मानते थे, जिस वजह से मनीष जी का कोई भी फैसला उनके लिए गलत नहीं होता था। लेकिन अभी मनीष जी की बातों को सुनकर तो शिवाय उनकी तरफ देखकर कहता है कि बुआ जी आप ये क्या कह रही हैं, ऐसा जुल्म मेरे साथ ना करिए नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। नौटंकी को देखकर मनीष जी उसके कान खींचते हुए कहती हैं कि नालायक कहीं का, ये नौटंकी कर करके ही तो तू बच्चा रहता है, जिस वजह से अभी तक भैया भाभी को बहू का सुख नहीं मिल सका, लेकिन अब तुम लोगों की यह नौटंकी मेरे आगे नहीं चलेगी, इसलिए मैं कल से ही तुम लोगों के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर रही हूँ और जो लड़की मुझे पसंद आ जाएगी मैं उसी से तुम्हारी शादी करवा दूंगी। उनकी बातों को सुनकर तो अब दोनों के पसीने छूटने लगते हैं। वह जानते थे कि उनकी माँ जो कह रही है वो करके ही मानेगी, इस वजह से वह दोनों वहां से जल्दी से भाग जाते हैं, कहीं उनकी माँ का कुछ और भी माना बन जाए और कहीं उनकी माँ कल ही कोई लड़की लाकर ना उनकी शादी करने लगे। अब तो उन्हें अपनी माँ के अगल बगल खतरा ही महसूस हो रहा था। दोनों जल्दी से अपने कमरे में जाते हैं। इसी तरह रेहान 3-4 दिन अपने दादा के रोकने से उन्हीं के पास रुकता है और वहीं से अपने ऑफिस का काम करता था। कल वह दिन था कि जब थॉमस इंडिया आने वाला था और उसकी मीटिंग इस मिस्टीरियस आदमी के साथ थी जो इंडिया में ड्रग सप्लाई करता था, इसलिए ये लोग आज ही दादा के घर से निकल जाते हैं क्योंकि कल के लिए इन्हें अच्छी तैयारी करनी थी। इस बार उन्हें किसी भी कीमत पर थॉमस को पकड़ता था और उसे मिस्टीरियस मैन के बारे में भी जानना था। वह सभी आज के लिए अपने डाक विला में मीटिंग रखते हैं जहां उन सब को इकट्ठा होना था और कल के लिए एक अच्छी स्कीम बनानी थी जिससे उनसे कहीं भी छोटी सी भी गलती ना हो। अब आगे क्या होने वाला था दोस्तों, क्या आगे माफिया किंग की मुलाकात माफिया क्वीन से होने वाली है कि नहीं, जानने के लिए स्टोरी में बने रहें और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल SS एक्सप्लेना को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। दोस्तों आज हमने भले ही एपिसोड काम दिया है पर स्टोरी बड़ी करने की कोशिश की है। एपिसोड 44 सपनों की राजकुमारी। अभी तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि रेहान अपने घर अपने दादाजी से मिलने जाता है और वहां पर रेहान की दादी और रेहान की माँ उसे शादी के लिए कहने लगते हैं। रेहान थॉमस को पकड़ने के लिए अपने दादाजी के घर से निकल जाता है। अब स्टोरी में आगे रेहान और उसकी टीम सभी डाक विला में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ओम प्रताप और उसके साथ उसका सेक्रेटरी अर्थ खुराना शिवाय ठाकुर और उसके साथ उसका सेक्रेटरी आदिल राय और मयंक सूर्यवंशी उसके साथ उसका सेक्रेटरी जान और रेहान का PA ऋषभ मिश्रा, ये सब लोग इकट्ठा हुए थे। ये सब दिखावे के लिए तो इनके सेक्रेटरी थे पर यह एक से एक बॉडी बिल्डर थे।
जो कि उनके पर्सनल बॉडीगार्ड थे, जो कई सालों से उनके साथ उनकी सुरक्षा के लिए काम करते थे, जो कि इनका काम 24 घंटे उनके साथ रहने को होता था, तो किसी को भी इनके बारे में पता ना चले, इसलिए यह इनके सेक्रेटरी बनाकर उनके साथ रहते थे। आज ये सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए थे क्योंकि थॉमस को पकड़ना इतना आसान नहीं था। वह अमेरिका का एक बहुत ही बड़ा माफिया डॉन था, जो कि इंडिया में इस बार स्मगलिंग करने के इरादे से इस मिस्टीरियस मन से मिलने आ रहा था। इसके बारे में इन लोगों को पता तो चल गया था, लेकिन उसे मिस्टीरियस माँ के बारे में ये लोग अभी तक पता नहीं लग पा रहे थे कि वह कौन है। उन्हें इतना तो अंदाजा था कि यह उन्हें सबके बीच का कोई इंसान है जो काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वह अभी पर्दे के पीछे है। लेकिन अगर इस बार वह लोग थॉमस को पकड़ लेते हैं तो उसे मिस्टीरियस मैन तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। वह सभी अपने अपने प्लान सभी एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे थे। जिसका भी प्लान अच्छा लगता उसे वह अपने प्लान में शामिल कर लेते। इस तरह से वह एक अच्छा सा प्लान बनाकर थॉमस को इस बार तो पक्का ही पकड़ लेंगे, इस उम्मीद से खुश हुए जा रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अभी उनके प्लान पर पानी फिरने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अब इनके साथ इस बार क्या होने वाला है। सभी अपनी तैयारी करके रात का इंतजार करने लगते हैं। उधर दूसरी तरफ किया और उसकी टीम भी इस बार अपनी फुल प्रूफ प्लानिंग कर रही थी, और ऐसा कभी हो भी नहीं सकता कि किया अपनी प्लानिंग करें और उसका प्लान खराब हो जाए। वह अपने प्लान के साथ ही एक नहीं बल्कि दो बैकअप प्लान भी तैयार रखती थी, जिसकी वजह से अगर एक खराब हुआ तो दूसरे प्लान के साथ वह लोग फिर से एक्टिव हो सके, और अगर दूसरा खराब हुआ तो उनके पास तीसरा मौका भी हो, जिसकी वजह से किया कभी किसी से हारती नहीं थी। और उसके जितने भी दोस्त थे वह सभी भी इस काम में उतने ही एक्सपर्ट थे जितना कि किया। आज किया के घर पर भी ईशा, निया और अंश और उसके दोनों दोस्त आयुषी और सोम, जो कि कल ही इंडिया पहुंच चुके थे, और शंकर, जो कि पर्सनली थॉमस का पीछा करते हुए इंडिया आने वाला था, और पासा, ये सभी लोग उसे प्लान के हिस्से थे। ये सभी भी अब पूरी तरह से अपने प्लान को तैयार कर चुके थे। अब बस बाकी था तो उसे वक्त का इंतजार, जब इन्हें सनशाइन क्लब काल्पनिक नाम में जाना था। दूसरे दिन शाम को 8 बजे सनशाइन क्लब किया की टीम सनशाइन क्लब के लिए निकल जाती है बैकअप के लिए। बाकी लोग पीछे ही रहते हैं। किया के साथ ईशा, निया और लिया थी। आयुषी और सोम भी उनके साथ थे, पर वो हमेशा उनके साइड पर रहने वाले थे, जिससे किसी पर उनकी नजर ना रहे और ये लड़कियां जो भी करे या दोनों उन पर नजर रख सके कि वह लोग किसके किसके नजरों के बीच आ रही हैं। इस वजह से उन दोनों को उन लोगों ने अपने साथ ना रख कर खुद से पीछे रखा था, और उन दोनों को यहाँ कोई पहचानता भी नहीं था, जिससे उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली थी। किया, ईशा, निया और लिया ये चारों जैसे ही क्लब के अंदर एंट्री करती हैं, सभी इन्हें आंखें फाड़े ही देखे जा रहे थे। लिया ने छोटी साट ड्रेस रेड कलर की पहनी हुई थी, जिसमें उसकी गोरी टांगें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। लिया इटालियन थी, जिसकी वजह से वह बहुत ही ज्यादा गोरी और खूबसूरत थी। उसके ब्राउन हेयर उसकी खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा रहे थे। हमारी निया पर्पल कलर के शॉर्ट ड्रेस में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, और क्या उसकी तो पूछो ही ना। उसने जीन्स कैरी किया हुआ था, साथ में स्लीवलेस टॉप था, उसके ऊपर एक लेदर जैकेट डाली हुई थी। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, देखने में किसी हॉट और सेक्सी मॉडल की तरह लग रही थी। और हमारी ईशा भी किस पीछे रहने वाली थी, वह खुद तो काफी गोरी थी और उसे पर भी वो वाइट कलर का ड्रेस बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। इन सब ने अपने फाइटिंग के हिसाब से अपने ड्रेस को पहन रखा था, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा पहले से ही था कि हो सकता है
कि उन्हें कपड़े चेंज करने का अवसर न मिले तो उन्हें इसी ड्रेस में ही फाइटिंग करनी पड़ सकती है, जिसकी वजह से वो कंफर्टेबल कपड़े ही पहनकर आई थी। वह जैसे ही क्लब के अंदर इंटर करती हैं, सबकी नजरें एक बार उन पर ठहर जाती है। जो भी उनकी तरफ देखा बस देखता ही रह जाता था। क्लब में चारों तरफ शोर शराबा था। डीजे की आवाज तेज थी, फुल साउंड में गाना बज रहा था। स्टेज पर कुछ लड़के लड़कियां डांस कर रहे थे, वही यह चारों लड़कियों जाकर काउंटर के पास बैठ जाती हैं और चारों अपने लिए वाइन ऑर्डर करती हैं, पर वो उसे पी नहीं रही थी बल्कि अपने हाथों में लेकर सिर्फ सो आप कर रही थी, क्योंकि वह अच्छे से जानती थी कि यहाँ उनके दुश्मन भी बहुत ज्यादा है और आज पता नहीं कौन कौन से टीम यहाँ पर आई होगी, जिसकी वजह से वह कुछ भी चीज खा पी नहीं सकती थी कि कहीं उनके साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए। वह काफी ज्यादा अलर्ट थी। फिर थोड़ी देर में ही वह देखी है कि वहां पर कुछ लोग कुछ बॉडीगार्ड के साथ इंटर कर रहे हैं। उनकी नजर चारों तरफ थी। तभी उनकी घड़ी में रेड लाइट जलने लगती है। यह इशारा था शंकर का कि थॉमस क्लब में इंटर करने वाला है। उनके घड़ी में ही मैसेज आता है कि अभी थोड़ी देर में ही थॉमस इंटर करेगा, यानी जो अभी कुछ लोग अंदर आए थे वह थॉमस के ही आदमी होंगे जो यहाँ चेक करने के लिए आए होंगे। ये सब सोकर वह लोग वहीं पर बैठी रहती हैं, क्योंकि अभी उनके प्लान को एग्जीक्यूट करने का टाइम नहीं हुआ था। और दूसरी तरफ ऊपर वाले फ्लो में रेहान के सभी लोग तैयार बैठे थे। उन्हें भी सूचना मिल चुकी थी कि थॉमस आने वाला है। अभी वह बैठे थे कि उनकी नज़र गेट से अंदर आई हुई इन चारों लड़कियों पर पड़ती है। वह चारों देख रहे थे कि यह लड़कियां जाकर काउंटर के पास बैठ गई हैं। ये चारों लड़कियां बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और देखने में भी यह काफी छोटी स्कूल गर्ल लग रही थी। इन्हें देखकर शिवाय कहता है कि अब इतने छोटे बच्चे भी क्लब में आने लगे हैं। इनके माँ बाप क्या इन्हें क्लब में आने के लिए रोकने नहीं है? आजकल तो बच्चे बिल्कुल शासन में रहना ही नहीं चाहते हैं और पढ़ना लिखना छोड़कर क्लब में बस मौज मस्ती करना चाहते हैं। तभी ओम ऊपर से जो इन चारों को देख रहा था वह कहता है कि अरे यार, यह सब बात छोड़ो और ये देखो कि यह चारों कितनी प्यारी खूबसूरत सी हैं, बिल्कुल मासूम सी बच्ची सी। यह परियां, ये राजकुमारी कहाँ से यहाँ आ गई है? लगता है भगवान ने इन्हें मेरे लिए बनाकर भेजा है। उसकी बातों को सुनकर तो वह चारों उसे घूर कर देखने लगते हैं और कहते हैं कि काम के वक्त भी तुझे पता नहीं क्यों ये ठरकीपन आता रहता है। उसकी बातों को सुनकर ओम अपना दांत दिखा देता है और वह घूर घूर कर बस एक ही लड़की को देखे जा रहा था जो उसे अपने सपनों की राजकुमारी की तरह लग रही थी। उसकी गोरी मखमल सी त्वचा और उसे पर जचता उसका ड्रेस है, सब चार चांद लग रहा था। पर उनके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से उन्हें देख नहीं पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ शिवाय की नज़र भी ईशा पर पड़ती है। वो उसे देखकर एक तक देखा ही रह जाता है। उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई थी, पता नहीं क्यों उसे देखकर उसे कुछ अपना सा लग रहा था। तभी मयंक रेहान से कहता है कि अरे यार रेहान, उसे लड़की को देखो, वो कितनी प्यारी लग रही है। रेहान कहता है कि रेहान, जो कि अब तक उनकी तरफ पीठ करके खड़ा हुआ था, वह मयंक की बातों को सुनकर जैसे ही पीछे मुड़कर देखा है, उसकी नज़र तुरंत जाकर किया पर पड़ती है। वह उसे देखकर एक तक देखा ही रह जाता है। वाकई में वह लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और उसके चेहरे पर लगा हुआ मास्क वह तो जैसे उसकी खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। अब तो रेहान के भी दिल की घंटी बजने लगी थी। रेहान को तो समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसे यह क्या हो रहा है। वो किसी लड़की को देखकर ऐसे कैसे अट्रैक्ट हो सकता है? वो तो कभी किसी लड़की में इंटरेस्ट लेता भी नहीं, फिर इस लड़की में ऐसा क्या है जो वह इस पर से अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रहा है? तभी मयंक देखा है कि कुछ लोग अपनी गंदी नजरों से उन लड़कियों की तरफ घूर घूर कर देख रहे हैं और एक आदमी तो
उनकी तरफ अपनी घटिया नजरों को लिए हुए बढ़ा जा रहा था। वह जाकर ईशा से डांस करने के लिए पूछता है। ईशा उसे ऐसे घूर कर देखती है कि मानो उसे लड़के की तो जान ही निकल जाएगी। वह वहां से जल्दी से भाग जाता है। वह तो सिर्फ ईशा की आंखों को देखकर ही डर गया था। उसे नहीं पता था कि इस परी जैसी दिखने वाली लड़की की आंखें इतनी भी ज्यादा डरावनी हो सकती है। उसके जाते ही सब लोग थोड़ा उससे दूरी बनाकर उन लोगों को ही देख रहे थे। तभी उनकी घड़ी में फिर से रेड लाइट जलती है और मैसेज आता है कि थॉमस इंटर कर गया है। वह तुरंत समझ जाती है कि अब थॉमस बस यहाँ पहुँचने ही वाला होगा। वह चारों इस तरह से एक्टिंग करते हुए कि उन्होंने काफी पी रखी है, स्टेज की तरफ बढ़ जाती हैं। वह अभी इतने धीरे जा रही थी कि जैसे ही थॉमस इंटर करे वह उनकी नजरों के सामने से होकर स्टेज की तरफ जाएं। और होता भी यही है। जैसे ही थॉमस इंटर करता है वह थॉमस के आगे से होते हुए स्टेज की तरफ बढ़ जाती हैं। इन खूबसूरत तितलियों को देखकर तो थॉमस की लार टपकने लगती है और वह अपने आदमियों को रोककर उनके पीछे पीछे जाने लगता है। ये चारों लड़कियां स्टेज पर जाकर अपनी पसंद का गाना चलाकर डांस करना शुरू कर देती हैं। वह इतना प्यारा डांस कर रही थी कि सब लोगों की नजरें बस उन्हीं पर टिक जाती है। उनके डांस स्टेप देखकर तो कोई भी पागल हो जाए। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह ट्रेड डांसर ना हो। और थॉमस भी यह सब देखकर बिल्कुल पागल हुआ जा रहा था। वह भी जल्दी जल्दी उनके पास जाकर डांस करने लगता है। जैसे ही वह निया के पास जाता है और निया की कमर पर हाथ रखने वाला होता है, नया अचानक से डांस स्टेप करते हुए गोल घूमते हुए उसके पीठ पर एक थप्पड़ लगाते हुए साइड हट जाती है। ये देखकर तो थॉमस को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वह सोचता है कि यह शायद इंडियन डांस का स्टेप होगा। फिर वह डांस करना शुरू कर देता है। अब वह डांस करते हुए लिया के पास जाता है, लेकिन लिया अब की बार वह टच करे उससे पहले ही अपने सैंडल उसके पैरों पर दे मरती है, जिससे उसकी हल्की सी आन निकल जाती है। थोड़ा सा लड़खड़ा जाता है। अब उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है इन लड़कियों पर। वह अब लिया को पकड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, उसके सामने किया आ जाती है और डांस करने लगती है। उधर ऊपर वह चारों लड़के तो देख देख कर बिल्कुल पागल ही हुए जा रहे थे। ओम कहता है कि अरे यार, हमने तो सोचा था ये लड़कियां काफी ज्यादा प्यारी और काफी ज्यादा मासूम होगी, पर ये तो देखो ये कैसे ठरकी की तरह डांस कर रही है। इन्हें देखकर तो कोई भी कह सकता है कि यह इतना पी चुकी है कि अब इन्हें अपना होश भी नहीं है कि वह आदमी कैसे अपनी गंदी नजरों से इन्हें घूर रहा है और इन्हें छूने की कोशिश भी कर रहा है। कहीं आज की रात ये खूबसूरत लड़कियां उसके चंगुल में ना फंस जाए। वह आदमी देखने में बिल्कुल ही घटिया लग रहा है, लेकिन वही उसकी बातों को कोई नहीं सुन रहा था। उन्हें तो इस वक्त इन लड़कियों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। रेहान की तो मुट्ठी बढ़ गई थी किया की उसे हरकत को देखकर। जब किया सामने से आकर उसे आदमी के सामने डांस करने लगी थी, पता नहीं क्यों रेहान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि वह डांस करे चाहे जो करे, आखिर में उसे लड़की को जानता ही क्या है। वह तो पहली बार उसे देख रहा है, फिर क्यों उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है। उधर मयंक भी लिया को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। सभी लड़कों का यही हाल था। अभी इतना सब ये लोग सो ही रहे थे कि दूसरी तरफ जैसे ही वह आदमी किया को देखा है, वह तो किया के ऊपर पूरी तरह से पागल ही हो जाता है। अब तो उसे लड़की आज रात के लिए चाहिए ही चाहिए थी। उसने पहले ही मन बना लिया था कि आज वह अपने पार्टनर से इस लड़की की डिमांड करेगा और जब ये लड़की उसे मिलेगी तभी वह अपनी डील इसके साथ पक्की करेगा। वह सब अपने मन में यह बातें बना ही रहा था कि अचानक से उसकी गर्दन पर उसे कुछ चुभता है, लेकिन वह इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता है और फिर वह किया की तरफ आगे बढ़ जाता है। जैसे ही वह किया को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, वैसे ही वहां की लाइट चली जाती है। चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और काफी ज्यादा शोर होने लगता है। महज 10 सेकंड के लिए ही वह लाइट गई थी।
लेकिन अब वहां पर जब लाइट आती है तो वह सब देखते हैं कि वो ठरकी आदमी जो अभी डांस कर रहा था वहां पर नहीं था। कि जैसे ही लाइट कटी थी आयुषी और सोम तुरंत उसे आदमी को लेकर वहां से निकल जाते हैं। और कुछ देर पहले जो उसे आदमी के गले में चूहा था वह ड्रग्स का इंजेक्शन था जिसे निया ने बड़ी ही चतुराई के साथ उसे लगा दिया था। अब आयुषी और सोम उसे लेकर वहां से निकल जाते हैं। आगे से उसे पाशा और शंकर भी मिल जाते हैं। वह लोग तुरंत वहां से चले जाते हैं। उसके जाने के तुरंत बाद ही यह चारों लड़कियों स्टेज से उतरकर तुरंत बाहर की ओर जाने लगती है। वह जान रही थी कि इस वक्त किसी की नजर उन पर नहीं है और इस वक्त वो किसी नशे में होने की भी एक्टिंग नहीं कर रही थी, क्योंकि उनका काम तो हो चुका था। पर उन्हें नहीं पता था कि ऊपर खड़ी 4 जोड़ी आंखें उन्हें घर घर कर देख रही है। तभी उनके जासूस उन्हें बताते हैं कि थॉमस को किडनैप कर लिया गया है और कोई उसे लेकर यहाँ से जा चुका है। हम उसका पीछा कर रहे हैं। इतना सुना था कि उन चारों के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वह सब यहाँ खड़े होकर थॉमस के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये क्या, थॉमस के आने से पहले ही उसका किडनैप हो गया। लेकिन तभी तुरंत उनके दिमाग चलने लगता है और वह चारों लड़कियों के बारे में सोचने लगते हैं। अब वह चारों एक दूसरे की तरफ आश्चर्य से देख रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि जो लड़कियां थी उन्हीं ने थॉमस को यहाँ से गायब किया था। क्योंकि थॉमस जब उनके पास डांस कर रहा था तभी मस्जिद सेकंड के लिए लाइट कट गई थी। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि लाइट आने के बाद वह आदमी उनके पास नहीं था, यानी वह थॉमस था। और अपनी आदत से मजबूर वह उन लड़कियों को देखकर उनके पीछे चला गया था। अब सब बात रेल की तरह शुरू से उनके दिमाग में चलने लगी थी। कैसे वह लड़कियां इतनी देर तक वहां बैठी थी और जैसे ही वह आदमी अंदर आता है वो लड़कियां उसके सामने से होते हुए स्टेज पर जाती हैं और नशे में होने का नाटक करती हैं। जबकि उन लोगों ने अच्छे से देखा था कि उन लड़कियों ने एक भी बार जाम अपने होठों से नहीं लगाया था। ये सब सोकर वह काफी तेजी से वहां से भागते हैं और जैसे ही वह बाहर आते हैं वह देखते हैं कि वह चारों लड़कियों गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल चुकी हैं। वो जल्दी जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठते हैं और इस दिशा की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों आगे क्या होने वाला है? क्या ये थॉमस उनके हाथ लग जाएगा या फिर इन चारों लड़कियों का आमना सामना इन चारों लड़कों से होगा? क्या अब ये दोनों टीम एक बार फिर से आपस में फिरने वाली हैं और इस बार निया ओम को किस तरह से पीटेगी और इस बार ओम फिर से कौन सी गड़बड़ी करता है जिससे वह नया के हाथों जमकर पीटा जाता है? इन दोनों की लड़ाई एक बार फिर से इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों आगे के एपिसोड को सुनना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और आपका क्या कहना है दोस्तों? क्या अब इनकी लव स्टोरी शुरू कर देनी चाहिए कि अभी भी इनके बीच में सस्पेंस कायम रखना चाहिए? आप आगे कैसी स्टोरी सुनना चाहेंगे? जल्दी जल्दी से हमें कमेंट करके अपनी राय दीजिए। हम आपके अनुसार ही अपनी स्टोरी को आगे बनाएंगे। तो अभी आपको क्या चाहिए, लव, रोमांस या थोड़ा सा और एक्शन? जो कुछ भी आपको पसंद हो कमेंट में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले दोस्तों हमारे चैनल से एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी स्टोरी कंटिन्यू कर सके। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सबको दिल से धन्यवाद।